So guys, welcome back to our next lecture, that is latent heat of fusion. आज की लेक्चर में हम जानेंगे दो टॉपिक. वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक नया टर्म है, बहुत ही नया टर्म है आपके लिए तो, और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो दो टर्म हम जानेंगे, वन इज फ्यूजन एंड वन इज वेपराइजेशन, और उसके साथ में एक टर्म एडेड अप है, दैट इज लेटेंट हीट. ठीक है, अब ये के कौन सी नई बलाई आगे बताते हैं. कंसीडर कर लीजिए 1 kg सॉलिड, मान लीजिए ये है 1 kg सॉलिड, ठीक है, और दूसरी ओर मान लीजिए 1 kg लिक्विड. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हमको देना पड़े, वही अमाउंट ऑफ हीट जो हम दे रहे हैं 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वही अमाउंट ऑफ जो हमारा हीट है उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेकिन यहां पे एक पेच है. क्या पेच है कि 1 kg सॉलिड से 1 kg लिक्विड में कन्वर्ट होते टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, नो चेंज इन टेम्परेचर. ऐसा हो सकता है क्या कि सर आप हीट करो, हीट भी दे रहे हो और टेम्परेचर भी नहीं बदल रहा है? हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. कैसे होगा? जो हम हीट दे रहे हैं आखिरकार वो कहां चला गया? तो देखिए, मान लीजिए ये 1 kg सॉलिड था, ठीक है, मान लिया, नीचे लगा दिया बर्नर. बर्नर से मैं जितना भी अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं वो मैं कैलकुलेटेड है. मान लिया हमने कि 10 मिनट में x kg ऑफ हीट मैंने दिया, ठीक है, वो मेरा कैलकुलेटेड है. अच्छा, तो जो मैं हीट दे रहा हूं वो कहां जा रहा है? टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो देखिए सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है. तो जो मैं हीट दूंगा, ठीक है, अब सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा. तो ये जो मैं हीट सप्लाई करता हूं, वो ये जो लिंक है, इस लिंक को तोड़ने में यूटिलाइज हो जाता है, और इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है. ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू 1 kg ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, और विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर. दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, आपको समझ में आया? हमने हीट दिया लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो सारा का सारा टेम्परेचर कहां यूटिलाइज हो गया? इनके बीच का जो बॉन्ड है इसे तोड़ करके इसे अलग अलग करने में. ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, तो इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लेंगे. यहां पे डेफिनेशन में मैं लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of solid into 1 kg of liquid without changing temperature. ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में बिना टेम्परेचर के इंक्रीज कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया, वही अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके आप ये फिनोमिनन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए. ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो जैसा फ्यूजन था, डेफिनेशन ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही रहेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का. तो टर्म से ही हमको समझ में आ रहा है, वेपराइज कर रहे हैं. तो फ्यूजन क्या था? सॉलिड और लिक्विड के बीच की कहानी थी. वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? लिक्विड और
गैस के बीच की कहानी। तो 1 kg लिक्विड को 1 kg गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे देना पड़ेगा, यही हीट क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन यहां भी वही टर्म्स एंड कंडीशन। क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रोसेस होगा वो कहां पे होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि नॉर्मल जो अभी है 1 atm पे, ठीक है। एंड एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये जो प्रोसेस होगा लिक्विड से गैस में कन्वर्जन का, वो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, ठीक है। तो the amount of heat required to convert 1 kg of liquid into 1 kg of gas without rise in temperature at atmospheric pressure and boiling point and at its boiling point is called latent heat of vaporization। ठीक है, क्लियर है? पूरा डेफिनेशन जैसा पुराना था वैसा ही है, बस यहां पे मैंने क्या बोल दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ये प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of liquid into 1 kg of gas at constant temperature, 1 atm pressure and at its boiling point, dp means boiling point, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं इसे, ओके। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं, एक डिफरेंस थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म जो हम यूज कर रहे हैं एक जैसा ही मीनिंग लग रहा है। दैट इज वेपर, इवापोरेशन, गैस, इनमें डिफरेंस क्या है तो उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेपर और वेपराइजेशन के बारे में बताता हूं। तो देखिए वेपर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड है, ये यहां पे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। नीचे से आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप हीट करेंगे तो क्या देखेंगे कि यहां पे जो सरफेस पे कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स थे, ये क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और अपना काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करके फट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेपर बन के बाहर निकल गए, ठीक है। समझ में आई कि सम ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट हीट एनर्जी एंड इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड comes out of the surface. These particles are called vapor. ठीक है, समझ में आया आपको वेपर क्या होता है? अच्छा, इसके बाद वेपर के बारे में हमने समझा। अब बताइए इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन का प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, यही प्रोसेस जो वेपर बनने का था, वेपर कैसे बना आपने समझ में आया, हीट दिया तो कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, यहां से निकल गया। तो इवोपरेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको समझिएगा क्या वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। सपोज ये लिक्विड वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी को या किसी भी सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हीट किया जाए, ठीक है, यानी कि 100 डिग्री से नीचे हीट किया जाए, 100 से नीचे 90, 80, 60, 70, 50, ठीक है। हीट करने पे क्या होगा, यहां पे जो आप सरफेस पे देखेंगे कुछ पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? ऐसा तो नहीं है
कि 100 डिग्री होगा तभी सारे के सारे वेपर बनेंगे। वेपर बनना तो स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर डेफिनेशन लिख लें आप, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस below its boiling point is called evaporation। ठीक है, तो इवापोरेशन हमने क्या देखा कि लिक्विड से गैसियस फेज में जाना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम, इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर, लिख लीजिए डेफिनेशन। तो हमने जाना वेपर क्या होता है, हमने जाना इवापोरेशन क्या होता है, गैसियस क्या होता है, गैस क्या होता है, वेपर और गैस में अंतर क्या है। तो वेपर और गैस में अंतर यही है कि गैस जो है अपने नेचुरली उसे हीट करने की जरूरत नहीं है, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे अपने नेचुरल स्टेट में। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ठीक है, नियॉन, आर्गन, ये सारे क्या है, गैस है, नेचुरली ये पाए जाते ही हैं गैसियस फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको टेम्परेचर दो तो वो अपने गैसियस फेज में आते हैं। तो टेम्परेचर देने के बाद अगर वो गैसियस फेज में आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, वेपर। ठीक है, और बिना टेम्परेचर दिए वो ऑलरेडी उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। ठीक है, तो गैस और वेपर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने जाना है वेपर, इवापोरेशन और गैस के बीच डिफरेंस। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। हमने इवापोरेशन का कंसेप्ट देखा और एक और कंसेप्ट हम देखेंगे बॉइलिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बॉइलिंग और इवापोरेशन के बीच का कंसेप्ट और उनके बीच डिफरेंस। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।